वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम ऑप्टिकली एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट रहेगा वेज डैश प्रोजेक्शन, फीसर प्रोजेक्शन एंड आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो वेज डैश प्रोजेक्शन जो होता है वो किसी भी क्रेल कार्बन को 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, तो वे ऑफ रिप्रेजेंट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इन 3D, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम वेज डैश प्रोजेक्शन। एंड जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड है और बोर्ड पे तो हम सिर्फ 2D में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वेज डैश से बाद में आता है हमारे पास फीसर प्रोजेक्शन। जो फीसर प्रोजेक्शन होता है वो किसी भी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करने का वे होता है, ठीक है। तो देन हम पढ़ेंगे इसके बाद आज के लेक्चर में आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन एक तरीका था कि जो अपने मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस अकॉर्डिंग अपने पास अरेंज्ड हैं, तो उससे हम कहते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब वो क्लॉकवाइज है या वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका रिलेशन ध्यान से समझ लेना। यहीं पे मैं बात क्लियर कर देता हूं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन कभी भी डीएल कॉन्फ़िगरेशन से नहीं होता है। मतलब आरएस कॉन्फ़िगरेशन कभी भी आपको यह नहीं बताएगा कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो क्लॉकवाइज रोटेट होगी या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। इसका रिलेशन कतई डीएल कॉन्फ़िगरेशन से नहीं है। चलो, तो पहला पॉइंट लेते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक एग्जांपल है CH3CH, यहाँ पे ब्रोमीन लिया हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन लिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला कार्बन जो है वो किरेल कार्बन है। तो इस वाले किरेल कार्बन को मैं 3D रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब वेज डैश रिप्रेजेंट करता हूँ। तो कभी भी किसी को वेज डैश रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि जो एटम या जो मॉलिक्यूल इस पे जुड़ा हुआ, इस कार्बन पे, इस किरेल कार्बन पे जुड़ा हुआ कोई भी एटम मॉलिक्यूल जो ऑब्जर्वर से दूर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, उससे हम इस तरीके से डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर साइड में है, ऑब्जर्वर की साइड में, उसे हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे सपोज दैट वाई जो एटम या वाई जो मॉलिक्यूल था वो ऑब्जर्वर साइड था। तो ऑब्जर्वर जब साइड कोई भी चीज होगी तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेज पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्लेन में रह गए 2 मॉलिक्यूल ए एंड बी, तो ये हमारे प्लेन के अंदर है, ठीक है, इन द प्लेन। तो ये हो गया उसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वेज डैश प्रोजेक्शन इसको बोला जाता है। अब इस वेज डैश प्रोजेक्शन से हम बात करते हैं हमारे फीसर प्रोजेक्शन की, ठीक है। ये वेज डैश प्रोजेक्शन था। फीसर जो प्रोजेक्शन होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। ये हमारे इस देखिएगा, ये प्लेन, इस प्लेन में 2 मॉलिक्यूल हैं ए और बी, और इसके आगे की साइड है वाई और इसके पीछे की साइड है एक्स, ठीक है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर साइड। अब बात करते हैं फीसर प्रोजेक्शन की। तो फीसर प्रोजेक्शन ऐसे दिया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है हमारी ए एंड बी पे, मान लीजिए यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसे समझो इस बात को कि यहाँ पे ये जो एक्स है जो डैश पे होता है ना, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन से इनको देखो, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड अगर आपको एक्स दिख रहा है, ध्यान से समझिए, जो डैश आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है तो इस डैश को राइट हैंड साइड में ही बनाओ। जब फीसर प्रोजेक्शन बना रहे हो ना, वेज डैश से फीसर प्रोजेक्शन बना रहे हो, तो यहां पे खड़े होकर देखो, जिस साइड से वेज डैश थे उस डायरेक्शन में खड़े होकर देखो, तो आपको जो एक्स है, एक्स जो था वो इस साइड दिखेगा, पीछे की साइड, मतलब आपके राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहां पे भी उसे राइट हैंड साइड में बना दो, और ये वाई जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बना दो।
ठीक है। तो इस टाइप से इसे फिशर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये जो लाइन होती है वर्टिकल जो लाइन होती है, और यहाँ पे जो ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ इतना बताया कि ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये फिर से प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करती है ऑब्जर्वर साइड को, मतलब ये ऑब्जर्वर की ओर है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारी साइड में होती है और जो वर्टिकल लाइन है वो पीछे की साइड में होती है। तो इस तरीके से इसे 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन हो गया और ये हमारे पास वेज डैश प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं हमारे RS कॉन्फ़िगरेशन को। ये RS कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ये RS कॉन्फ़िगरेशन जो था वो एक रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, कि हमारे जो इस मॉलिक्यूल पे जैसे ये एटम जुड़े हुए हैं ना, इस कार्बन पे, इस कैरियर कार्बन पे जो एटम्स या मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इनकी डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था कि वो जो हमारे पास एटम जुड़े हुए हैं उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में वो क्लॉकवाइज है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो था वो था हमारा RS कॉन्फ़िगरेशन। इस RS कॉन्फ़िगरेशन का कतई मीनिंग ये नहीं होता कि वो क्लॉकवाइज पे प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा या फिर वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। वो हमारी DL कॉन्फ़िगरेशन से होता है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली ही प्रूफ होता है, वो थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं होता है। थ्योरेटिकल हम उसे नहीं समझ सकते, वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जहां से हमें पता चलता है कि वो मॉलिक्यूल D है या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर वो लेवो रोटेटरी है। ठीक है, तो ये उसे तो हम सिर्फ लैब में देख सकते हैं, ये हम इस बोर्ड पर यहाँ अपनी क्लासरूम में इसे समझ सकते हैं। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन की। तो चलिए बच्चों अब RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस R का मीनिंग होता है रेक्टस, रेक्टस मीनिंग क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब घड़ी की डायरेक्शन में। और इस S का मीनिंग होता है सिनिस्टर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये यहां मीनिंग होते हैं इनके। अभी हम एक एग्जाम्पल से इसके बारे में बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक एग्जाम्पल इस तरीके का है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिया हुआ है, यहाँ पे इस पे OH लगा हुआ है और एक हमने CH3 लगा रखा है। तो फिर ये हमारा कैरियर कार्बन, हम अब इस पे देखते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका R है या इसका कॉन्फ़िगरेशन S है। ये जो हमारा RS कॉन्फ़िगरेशन है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, मतलब उसे किसी के रिलेटिव नहीं देखा जाता, वो खुद का अपना होता है। तो RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो RS कॉन्फ़िगरेशन जो है वो CIP रूल के अकॉर्डिंग इनके प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर होता है। CIP, कोहेन, इनग्राम और पोलिन, ये 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन 3 साइंटिस्ट ने ये CIP रूल दिया था। ये रूल होता है प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। और कैसे होता है प्रायोरिटी ऑर्डर, तो जो इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड जो एटम हैं उनके एटॉमिक नंबर या उनके एटॉमिक मास पर ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है उससे डायरेक्ट अटैच्ड यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, ब्रोमीन का, है ना। तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको 1 पे दी जाती है। देन उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हमारे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन
हो गया, ये वाला एटम हो गया हमारे पास 2 नंबर पे। कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन को, तो कार्बन वाला ग्रुप हो गया 3 नंबर पे और हाइड्रोजन वाला ग्रुप हो गया 4 नंबर पे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोवेस्ट प्रायोरिटी तक एक एरो बनाना होता है। हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोवेस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, एक ऑर्डर बनाना होता है। देखिएगा ये हमारे पास 1 नंबर हुआ, इसमें 4 नंबर को इंक्लूड नहीं करना, आपको ऑर्डर जो बनाना है वो सिर्फ 1, 2 और 3 तक बनाना है। 4 नंबर कहीं भी आए आपको उससे कोई मतलब नहीं है। 1 से 2 पे जाना है और 2 से 3 पे, तो ये इस पे 2 पे गए और 2 से गए 3 पे। ठीक है, तो आपका मार्कर आप कैसे घूमे हो उस टाइम, आप वहां पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। एस कॉन्फ़िगरेशन हमें ये नहीं बताता कि वो जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा या प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये इसका मीनिंग नहीं होता। इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि हाईएस्ट से लोवेस्ट प्रायोरिटी तक एटॉमिक नंबर वाले एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज्ड है इस किरेल कार्बन पर। सिर्फ इतना सा मीनिंग है इसका। इस एस का मीनिंग सिर्फ इतना है कि हाईएस्ट से लोवेस्ट प्रायोरिटी तक, हाई एटॉमिक नंबर से लो एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज्ड है इस कार्बन पर, इस किरेल कार्बन पर। बस इतना सा मीनिंग है इस एस का। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब इसी का एक मैं मिरर इमेज बना के देता हूं आपको। देखिएगा मिरर इमेज, तो यहां आएगा हमारे पास CH3, ये अपना किरेल कार्बन, यहाँ आएगा ब्रोमीन, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा H। ये इसका जस्ट मिरर इमेज है ना, ये देखो ये यहाँ पे और ये उधर। तो फिर से ऑर्डर देते हैं इनको, तो ये 1 नंबर पे रहेगा, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर और ये 4 नंबर पर। तो इस बार कैसे घूमे आप, इस बार आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा, R रहेगा। क्लॉकवाइज मतलब R, मतलब ये रेक्टस हो गया आपका पास। इसका मीनिंग क्या है कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर से लोवेस्ट एटॉमिक नंबर तक का ऑर्डर जो था, जो एटम थे, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज्ड हैं। समझ गए बात? तो इस R का ये मीनिंग होता है। अब यहां एक कंडीशन फॉलो करनी होती है, इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये और समझ लीजिए कैसी कंडीशन यहां पे हम फॉलो करेंगे। तो जो हमारे पास 4th नंबर का जो एटम है, 4th नंबर का जो मॉलिक्यूल है, वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए। 4th नंबर कहां आना चाहिए, मतलब इसकी वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए। ये तो फिर से प्रोजेक्शन के बारे में बात हो गई। 4th नंबर कहां आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तब हमारे पास अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो रेक्टस मतलब R कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो S कॉन्फ़िगरेशन। ये तब होता है जब हमारा 4 नंबर कहां हो, वर्टिकल लाइन पे हो, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो। ये है कुछ भी नहीं, ये एक तरीका बताया गया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, 3 लोगों ने मिलकर इसका CIP रूल डिसाइड किए, उसके अकॉर्डिंग तरीका बना दिया। जैसे अपन IUPAC नेमिंग करते हैं, रूल फिक्स होते हैं, वैसे ही रूल फिक्स है बस, और कुछ नहीं है। ताकि पूरे विश्व में, पूरे सभी देश, सभी कंट्रीज के अंदर हम जब डिमांड करें, हम कहीं दूसरे देश में गए और हमें बोला कि ये रेक्टस हमारे पास R कॉन्फ़िगरेशन वाला ये कंपाउंड हमें दो, तो उनको भी वो बात समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे अकॉर्डिंग रूल कुछ और हो गए, आपके अकॉर्डिंग रूल कुछ और हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो सर अगर कभी कंडीशन ऐसी हुई कि हमारा 4 नंबर वर्टिकल लाइन पे हो ही ना, तब तो कोई बात नहीं है, आंसर उल्टा कर दीजिए। अगर 4 नंबर वर्टिकल पे नहीं हो तो कहां होगा, हॉरिजॉन्टल पे होगा। भी वर्टिकल पे नहीं होगा तो और कहां होगा, हॉरिजॉन्टल पे होगा। हॉरिजॉन्टल पे हुआ तो S का R हो जाएगा और R का S हो जाएगा। सिंपल सी बात है बस। ये अगर क्लॉकवाइज घूमा तो फिर तो S बोलेंगे उसे, क्योंकि अब वर्टिकल पे नहीं है अपना 4 नंबर, कहां है, हॉरिजॉन्टल पे होगा तब। और अगर हॉरिजॉन्टल पे हुआ और हम क्लॉकवाइज घूमे तो क्या हो जाएगा, आंसर सिनिस्टर हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, इफ
4 नंबर कहाँ है? हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब अपनी साइड है। कहां पे है? अपनी साइड, ठीक है, ऑब्जर्वर साइड है, ऑब्जर्वर साइड है। 4 नंबर ऑब्जर्वर साइड हो तो फिर हमारे पास एस क्लॉकवाइज, एस को क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। आर क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये मेरा अपना तरीका है भाई, ये अपना तरीका है। अपने तरीके से अगर अपनी तरफ होगा तो अपना अपना तरीका अपनाएंगे। अरे 4 नंबर अगर अपनी साइड होगा, ऑब्जर्वर, हम ही ना ऑब्जर्वर, तो अगर ये अपनी साइड होगा तो हम अपना तरीका अपनाएंगे, ठीक है। और याद रखना इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रूल तो रूल ही है, समझ गए बात। रेक्टस मीनिंग आर होता है, क्लॉकवाइज को कहते हैं, तब कहते हैं जब वर्टिकल पे, मतलब वर्टिकल पे 4th नंबर एलिमेंट हो। समझ गए बात। 4 नंबर का जो प्रायोरिटी है वो होना चाहिए वर्टिकल लाइन पे, तब हमारा नॉर्मल आंसर जाता है, अदरवाइज हमारा आंसर अपोजिट जाता है। तो चलिए इस पे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और सीआईपी रूल सभी खत्म नहीं हुए हैं। सीआईपी का ये तो फर्स्ट मैंने आपको बात बताई थी, ये फर्स्ट आपको मैंने रूल बताया है। ऐसे बहुत सारे रूल हैं सीआईपी रूल में, ठीक है। सीआईपी रूल में बहुत सारे रूल हैं। तो चलिए और के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कोहलेन, इनग्राम, पोलिंग ने ये रूल दिया था। 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है। तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये रूल बनाए थे, ठीक है। कोलिन, इनग्राम और पोलिंग, तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये रूल बनाए थे। और हमने इसका फर्स्ट रूल पढ़ लिया। वो क्या था कि डायरेक्ट जो एटम, मतलब इस कार्बन से डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ है, उस एटम क्या एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, उससे कम जो एटॉमिक नंबर होगा उसे सेकंड प्रायोरिटी पे, और उससे कम एटॉमिक नंबर होगा उसे थर्ड प्रायोरिटी पे रखेंगे। सेकंड देते हैं, सेकंड इसका पॉइंट समझते हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो, और अगर हमें आइसोटोप दे दिए तो क्या करेंगे? तो अगर हमें आइसोटोप दे दिए जाए, सपोज दैट ये वाला आइसोटोप इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है। तो ये कार्बन अपना क्रियल कार्बन हुआ, क्रियल कार्बन हुआ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको? इसी ब्रोमीन को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। सेकंड प्रायोरिटी इस कार्बन को, जो इसका इससे ब्रोमीन से कम एटॉमिक नंबर है। अब थर्ड पे एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, जिसका एटॉमिक मास, सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखना है, फिर अगर वो आइसोटोप हो तो एटॉमिक मास देखना है। इफ आइसोटोप, अगर आपको आइसोटोप दिए हुए हैं तभी एटॉमिक मास देखना, ध्यान रखना। तो फिर ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है और इसका एटॉमिक मास कम होता है। तो चलिए एरो बनाइए, पुट द एरो 1 2 3। कोई मतलब नहीं है 4 नंबर बीच में आ रहा हो तो 4 नंबर को देखना ही नहीं है। 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 1 से 2 पे और 2 से 3 पे जाना है। तो 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए। कैसे घूमे भाई? कैसे घूमे? कैसे घूमे? हम क्लॉकवाइज गए, और अगर क्लॉकवाइज गए हैं तो हमारा आंसर कैसा होगा? आर नहीं, एस। क्यों? क्योंकि हमारा 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इस वजह से आंसर हमारे अकॉर्डिंग। समझ गए बात? आंसर हमारे अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? एस होगा। इज दैट क्लियर? आंसर क्या होगा आपका? एस होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर एटॉमिक नंबर के बारे में बाद में बात आती है, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो हमें क्या करना है? हमें उससे नेक्स्ट जो एटम जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट एटम के बेस पर उस एटॉमिक उसे डिसाइड करना है। समझ गए बात? देखिएगा, ये CH3 है, ये CH2 CH3 है, यहां पे ब्रोमीन है और यहां पे हाइड्रोजन है। अब पहले नंबर पे प्रायोरिटी तो इसको जानी है, तो दूसरे नंबर यहां पे भी कार्बन जुड़ा हुआ और यहां पे भी कार्बन है, तो प्रायोरिटी कैसे देंगे? तो प्रायोरिटी कैसे देंगे? यहां पे भी कार्बन है और यहां पे भी कार्बन, तो अगर दोनों एक जैसे एटॉमिक नंबर पे आ जाए तो नेक्स्ट एटम उनसे जो जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी जाती है। देखो कैसे, क्योंकि इस पे 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं बच्चों, इस पे 3 हाइड्रोजन है, जबकि इस पे क्या है? इस पे 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है। मतलब इससे 2 हाइड्रोजन तो इसके इक्वल हो गए, इसके बाद ये तीसरा, इस पे तो हाइड्रोजन है और इस पे कार्बन है, तो प्रायोरिटी पहले इसको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट एटम के बेस पे प्रायोरिटी दी जाती है, फिर थर्ड पे ये है और फोर्थ पे ये है। चलिए 1 2 2 2 से 3 पे गए, क्लॉकवाइज गए। 4 नंबर जो था वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे था और गए क्लॉकवाइज, तो आंसर एस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास तीसरा रूल हो गया, CIP रूल। ठीक है,
पहली बात, सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखने हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और आइसोटोप दिए हुए हों तो हमें एटॉमिक मास देखना है, और अगर एटॉमिक नंबर दोनों के सेम हो तो फिर नेक्स्ट एटम पे जाना है, उनसे जुड़े हुए नेक्स्ट एटम पे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रायोरिटी देनी होती है। चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन अपने पास है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इस ऑक्सीजन वाले को, क्योंकि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये वाला फर्स्ट पे चला जाएगा। यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इस कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये सेकंड प्रायोरिटी पे, ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी पे, और ये हमारा फोर्थ प्रायोरिटी पे। चलो 1 2 2 2 से 3 कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज, और आंसर फोर्थ, मतलब फोर्थ कहाँ है, फोर्थ वर्टिकल लाइन पे है, तो नॉर्मल आंसर। नॉर्मल कौन सा, अगर क्लॉकवाइज घूमते हो तो सिनिस्टर मतलब एस जाएगा, क्योंकि फोर्थ नंबर कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे है, तो ये फोर्थ नंबर। अब देखिएगा एक और आपको, मतलब इसका फोर्थ रूल आपको बताते हैं। अगर हमारे पास कोई मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कोई एटम दे दिया जाए, जैसे ऐसे कुछ दे दिया जाए, ये CH3 और CH2 NH2 दे दिया जाए, और यहाँ पे हमें दे दिया जाए हाइड्रोजन, तो इस टाइप के कंपाउंड में हमें क्या करना है कि जो भी हमें ये ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड जब भी दिया हुआ हो तो उससे हमें इक्विवेलेंट डुप्लीकेट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, सपोज दैट हमें ये दिया हुआ हो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 3 सिंगल बॉन्ड में हमें कन्वर्ट कर देना है। ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 3 सिंगल बॉन्ड में। कैसे कन्वर्ट कर देंगे, ध्यान से समझिएगा। इस पे, इस कार्बन पे, यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन, और यहाँ पे है नाइट्रोजन, तो हमने इसे इक्विवेलेंट क्या कर दिया, इक्विवेलेंट डुप्लीकेट सिंगल बॉन्ड में हमें इसे कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से समझो, इस नाइट्रोजन भी तो कार्बन है, तो इस नाइट्रोजन में कितने कार्बन है, 3। ऐसे होता नहीं है, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ना हो जिससे हम आंसर बना सकें, तो फिर हमें ऐसे कन्वर्ट करना है। तो इस नाइट्रोजन पे हो गए 3 कार्बन, ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को हमें, ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारे पास हो तो उसे इक्विवेलेंट डुप्लीकेट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, 3 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे उसके। और अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड हो, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसे 3 सिंगल बॉन्ड में बना देंगे, एक डबल बॉन्ड हो तो हम उसे 2 सिंगल बॉन्ड में बना देंगे, ठीक है। तो हमें उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके फिर देखना होता है। तो फिर यहाँ पे देखिएगा जरा, तो यहाँ पे हो गया ये वाली कन्वर्ट। तो अब देखो, इस यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के आगे नाइट्रोजन है, इस कार्बन के आगे हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के आगे हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन है, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो इस कार्बन के आगे, इस कार्बन के आगे 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, और इस कार्बन के आगे 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको चली जाएगी। यहां पे हमें ये नहीं समझना कि नाइट्रोजन से इस कार्बन से 1 नाइट्रोजन है, जबकि इस कार्बन से तो 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड हो तो उसे इक्विवेलेंट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, डुप्लीकेट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। तो फिर सेकंड प्रायोरिटी इसकी चली जाएगी, देन थर्ड प्रायोरिटी ये हो जाएगा, और फोर्थ प्रायोरिटी पे ये हो जाएगा। चलिए फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड पे जाएंगे, और फोर्थ हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो आंसर अपने अकॉर्डिंग तो आंसर आर, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आर, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज था ना भाई, और एंटी क्लॉकवाइज हमारा आर हो जाएगा, तो ये आंसर जाता है। तो हम लोगों ने इसके 4 रूल पढ़ लिए। चौथा रूल कौन सा था कि अगर मल्टीपल बॉन्ड दिया हुआ हो तो उसे इक्विवेलेंट डुप्लीकेट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। अब फिफ्थ एक और ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। यहां तक रेयर चांसेस हैं कि यहां से इसके बाद भी कोई ऑप्शन बनता हो, जबकि आपका आंसर यहां तक आ चुका होगा। मैक्सिमम चांसेस तो यहां तक ऊपर तक आ जाएगा, 1 2 3 तक ही,
ये भी बहुत कम चांसेस होता है कि आपको यहां तक जाके आंसर बनाना पड़ेगा, और इसके और कम चांसेस होते हैं जब आपको फिफ्थ इसका रूल ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या है कि सिस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको ट्रांस से, आर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है देन एस से, जेड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ई से। ये जेड और ई कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक अलग वीडियो में आपको बता देंगे, आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये भी बता देंगे कि ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड किया जाता है। और रियल जो ग्रुप है, रियल ग्रुप, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है सूडो ग्रुप से। सूडो ग्रुप ये कौन से होते हैं? तो सूडो ग्रुप होते हैं जो हमने डुप्लीकेट सिंगल बॉन्ड बनाए हैं ना, डुप्लीकेट सिंगल बॉन्ड जो बनाए थे इनसे, ठीक है। तो रियल ग्रुप जो हमारा था उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ये हो गए हमारे कुछ एक रूल, और इसके अकॉर्डिंग हो गया हमारा RS कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं RS कॉन्फ़िगरेशन के। तो आइए एक क्वेश्चन हम वेज डैश का और यहाँ पे देख लेते हैं कि वेज डैश में आपको कैसे इसके प्रायोरिटी बनानी है, कैसे ये बनाना है। तो यहाँ पे है CH2 CH3, यहाँ पे है आपके पास ब्रोमीन, और यहाँ पे मैं लेता हूँ हाइड्रोजन को। चलिए तो इसमें और हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी वो इसको चले जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी जो है वो इसको चले जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी जो है वो इसको चले जाएगी, और फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो यहाँ चले जाएगी। ये बात तो समझ में आएगी होगी आपको, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर है, सिंपल सी बात। यहाँ ध्यान दीजिए कि जो हाइड्रोजन है, मैंने क्या कहा था, जब हम आंसर बनाते हैं आर, देखिए यहां से जब हम 1 2 3 4 जाएंगे तो हम गए क्लॉकवाइज, सॉरी एंड हम गए क्लॉकवाइज, तो फिर क्लॉकवाइज तो हम घूमे, तो आंसर क्या होना चाहिए, एस या आर। तो हमने कहा कि क्लॉकवाइज होता है तब आर होता है, लेकिन तब होता है जब हमारा 4 नंबर ऑब्जर्वर से दूर हो, तभी तो हमारा नॉर्मल आंसर जाता है। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर अगर 4 नंबर हो तो आंसर जाएगा, ना तो यहाँ पे अवे है और ना यहाँ ऑब्जर्वर की साइड है, दोनों ही नहीं है। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आपको किन्हीं भी दो ग्रुप को इंटरचेंज कर देना है, और अगर आप किन्हीं भी दो ग्रुप को इंटरचेंज करेंगे तो आपका आंसर जो है वो S से R हो जाएगा और R से S हो जाएगा। मैं अगर इंटरचेंज करूं, अब ध्यान से समझो, एक आपको मैं एक अच्छा सा ट्रिक बताता हूं। आप जब भी इंटरचेंज करें, आप हमेशा क्या करें, 4 नंबर के साथ किसी को भी इंटरचेंज करें और उसे कहां ले जाएं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ले जाएं। हो गए इंटरचेंज। आप ज्यादा ऐसे मत कीजिए कि पहले इसे यहां ले आए फिर इसे यहां ले। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लेके जाना है, आपका आंसर नॉर्मल बन जाएगा। तो क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लेके जाता हूं तो मैं बोलूंगा ये Cl यहां रहेगा, और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर यहां आ गया, यहां पे आ गया CH2 CH3, और यहां आ गया आपके पास ब्रोमीन। ठीक है, अब आंसर बना के देखिएगा, ये 1 नंबर पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। तो 1 2 3 कैसे घूमे हो, कैसे गए, एंटी क्लॉकवाइज, यस। और 4 नंबर कहाँ है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, नॉर्मल आंसर। जब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है तो आंसर क्या होता है, नॉर्मल। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज का आंसर क्या होता है, एस। अगर इसका एस आंसर है तो फिर इसका आंसर आर होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप किसी भी दो मॉलिक्यूल को इंटरचेंज कर रहे हैं, यहां हमने 4 और 3 को इंटरचेंज किया था, तो आपका जो आंसर आएगा, जो रियल ग्रुप था उसका आंसर से अपोजिट आंसर होगा। अगर इसका एस आता है तो इसका आर हो जाता है, और अगर इसका आर आता तो इसका एस आंसर हो जाता है। ये ज्यादातर हमें वेज डैश में देखना होता है, इंटरचेंज करने वाला। बाकी में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर से प्रोजेक्शन में तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। अगर वर्टिकल लाइन पे है तो नॉर्मल आंसर, और वर्टिकल पे नहीं, हॉरिजॉन्टल पे है तो अपने अकॉर्डिंग आंसर। अपने अकॉर्डिंग कौन से, अपने अकॉर्डिंग ये वाले, रुकना नहीं है, पेन को रोकना नहीं है, बस चलते जाओ, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग आंसर, ये हॉरिजॉन्टल पे होगा तब आंसर आ जाएगा 4 नंबर, और अगर वर्टिकल पे होगा तो नॉर्मल आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ सकती है वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन में।
समझ गए? तो वेज डैश में जो 4 नंबर होगा उसे आप हमेशा कहां लेके जाएं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लेके जाएं, और जो नॉर्मल आंसर होता है रेक्टस मतलब क्लॉकवाइज आर आंसर आ जाएगा, और सिनिस्टर मतलब एंटी क्लॉकवाइज एस आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो आपका रियल ग्रुप जो था, मतलब जो मेन ग्रुप था, जो उसको आप क्या कर देंगे, उससे अपोजिट आंसर बना देंगे। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो गए। तो चलिए बच्चों कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ पे और देख लेते हैं, जिसमें पहला एग्जांपल ये रहा। तो बनाते हैं इनके CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देते हैं इनको। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इस OH को, देन सेकंड प्रायोरिटी इसको, क्योंकि इसके कार्बन के बाद ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो सेकंड नंबर प्रायोरिटी, ये अपनी थर्ड नंबर प्रायोरिटी, और ये अपनी फोर्थ नंबर। तो 1 2 3 गए हम, और जब हमने देखा कि 4 नंबर ऑब्जर्वर साइड है तो आंसर अपने साइड बनेगा, और आंसर कैसा बनने वाला है, आर। समझ गए बात को? तो इसका आंसर क्या आने वाला है, अपना आर आंसर आने वाला है। ठीक है, यहां पे डिसाइड करते हैं। तो इस कार्बन से ये तो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है और जबकि इस कार्बन से 2 आगे अटैच्ड है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको चली जाएगी, देन सेकंड प्रायोरिटी ये हो जाएगी, और थर्ड प्रायोरिटी पे ये हो जाएगा, और फोर्थ प्रायोरिटी पे ये हो जाएगा। तो 1 2 3 जाना है अपने को, कहां से कहां जाना है, 1 से 2, 2 से 3 पे, बीच में कोई भी आए अपने को मतलब नहीं है। तो 1 2 3 पे गए तो हमारे पास हम कैसे गए, हम क्लॉकवाइज गए, कैसे, क्लॉकवाइज। लेकिन 4 नंबर जो था वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, मतलब आंसर अपने अकॉर्डिंग बनेगा। जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो आंसर एस बनता है। ठीक है, जब बनता है जब हॉरिजॉन्टल पे हो, अगर ये वर्टिकल पे होता तो आंसर आर बनता। तो चलिए यहां डिसाइड करते हैं, जब एक से ज्यादा किरेल कार्बन प्रेजेंट हो, यहां ये भी किरेल कार्बन है, ये भी किरेल कार्बन है, तो तब डिसाइड करते हैं एक से ज्यादा किरेल कार्बन हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो ये ओवर जाना ही है, क्लियर सी बात है। यहां अगर बात करूं, इस कार्बन के बाद एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यस और नो, जबकि इस कार्बन यहां पे भी कार्बन है, इस कार्बन पर ऑक्सीजन अटैच्ड है, जबकि इस कार्बन पे कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो सेकंड नंबर चला जाएगा इसको, एंड थर्ड नंबर चला जाएगा इस पूरे ग्रुप को। इसके अकॉर्डिंग ये पूरा ग्रुप हुआ अपना, एंड फोर्थ नंबर जाएगा ये वाला। समझ गए होंगे मैंने इससे थर्ड नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड था कार्बन, यहां भी था कार्बन, लेकिन कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन और एक कार्बन, जबकि यहां दोनों ऑक्सीजन अटैच्ड थे, तो फिर हमने उसे सेकंड नंबर प्रायोरिटी पर रख दिया। अब देखिएगा, अब गए हम कहां से कहां पे, 1 2 3, और 1 2 3 गए तो हम घूमे क्लॉकवाइज, और जब 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे हो तो आंसर क्लॉकवाइज का क्या होता है, एस होता है। तो ये जो कार्बन है, ये जो किरेल कार्बन है, उसका आंसर एस होगा। इस वाले कार्बन के बारे में बात करते हैं, इस वाले कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 नंबर तो ये जाएगा, 2 नंबर ये वाला जाएगा, एंड 3 नंबर ये वाला जाएगा, और 4 नंबर ये वाला जाएगा। तो 1 2 3 कैसे घूमे भाई, एंटी क्लॉकवाइज, और हॉरिजॉन्टल पे 4 नंबर, तो आंसर आर। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एस भी है और आर भी है, एस भी है और आर भी है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखूं तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, ना कि इन द बेसिस ऑफ आर एंड एस, मैं आर और एस के बेसिस पे नहीं बोल रहा, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, इस बात को अलग से रिलेट कर रहा हूं इस बात को। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर डी होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, एल होगा, और अगर इसका एल होता है तो इसका डी होता है। ठीक है, मतलब अगर ये हमारा स्मॉल डी है तो ये हमारा एल होगा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाएगा तो ये लेवो रोटेटरी, और अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाएगा तो ये लेवो रोटेटरी। समझ गए बात? तो फिर यहां हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, तो इस वाले कंपाउंड को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। क्या कहते हैं बच्चों,
इस कंपाउंड को हम पढ़ने सेशन करते हैं मीजो कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? मीजो। इसे मीजो को इंटरनल कंपनसेशन की वजह से, इंटरनल कंपनसेशन, एक ही मॉलिक्यूल में डी भी हो रहा है और एल भी हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज भी लाइट घूम रही है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रही है, तो फिर इसे इंटरनल कंपनसेशन बोला जाता है। और इस वजह से ये कंपाउंड, जो मीजो कंपाउंड जितने भी होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक रीजन तो आपको वैसे भी दिख रहा होगा, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हमारे कंपाउंड के पास एक से ज्यादा किरेल कार्बन हो और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो हम उसे मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। अब यहां इसमें बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे ये वाला कार्बन, इस कार्बन के बारे में बात कर रहा हूं पहले, तो ये हुआ 1 नंबर पे, एंड देन ये वाला होगा 2 नंबर पे। क्यों होगा? क्योंकि इससे डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे डायरेक्ट कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन है। तो 2 नंबर पे ये हो गया, 3 नंबर पे ये वाला हो गया, 4 नंबर पे ये वाला हो गया। तो अगर हम 1 से 2, 2 से 3 पे गए तो हम घूमे कैसे? क्लॉकवाइज। और जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारे कॉन्फ़िगरेशन एस, क्योंकि 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो एस हो जाएगा। अब इस वाले कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ऊपर वाले किरेल कार्बन के बारे में। इस वाले किरेल कार्बन से ध्यान से देखिएगा, ये OH फर्स्ट पे गया, नो डाउट, ठीक है। जबकि यहां पे मैं बात करूं तो यहां जुड़ा हुआ है कार्बन, जबकि कार्बन अटैच्ड यहां पर भी है। अब देखिएगा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, यस या नो। और इस कार्बन, इस वाले कार्बन से यहां कार्बन के बाद कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। तो प्रायोरिटी किसको जानी चाहिए? इसको। ये सूडो कंपाउंड हुआ। कैसा हुआ? सूडो। क्योंकि इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, यस या नो। 2 सिंगल बॉन्ड में, और इस ये आगे कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, यस या नो। और इस पे एक हाइड्रोजन भी है। तो फिर यहां पे फिर से बात करता हूं, इस वाले कार्बन से कार्बन है तो इस वाले कार्बन से कार्बन है, ठीक है। इस वाले कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, जबकि इस वाले कार्बन पे 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन है, तो ये 2 नंबर पे चला गया। और ये कितने पे चला गया? 3 नंबर पे चला गया। ठीक है बच्चों, अब ये हुआ हमारा 4 नंबर पे। अब देखिएगा 1 2 3 ऐसे घूमे, और 1 2 3 ऐसे घूमे तो ये कैसे घूमे अपन? एंटी क्लॉकवाइज। और ये 4 नंबर कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम घूमते हैं तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन R मिलता है। फिर से इंटरनल कंपनसेशन है, इंटरनल कंपनसेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इंटरनल कंपनसेशन जरूर है, ये इनएक्टिव जरूर है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अच्छे से ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। इंटरनल कंपनसेशन जरूर है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो मीजो कंपाउंड नहीं होगा भैया बच्चों, ये इनएक्टिव होगा, ठीक है। मीजो नहीं होगा। मीजो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होना जरूर होता है। एक और लास्ट चीज यहां पे सुन लीजिएगा, जब 2 पास वाले किरेल कार्बन पर एक जैसे ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, एक जैसे ग्रुप कहाँ हो? अपोजिट साइड हो, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं थ्रियो। क्या कहते हैं उसे? थ्रियो। जब पास वाले कार्बन पर एक जैसे एटम्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, पास वाले किरेल कार्बन पर एक जैसे एटम्स या मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसे हम थ्रियो बोलते हैं, उस कंपाउंड को हम थ्रियो बोलते हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो, तो उसे इरीथ्रियो बोलते हैं, उसे इरीथ्रियो बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास RS कॉन्फ़िगरेशन हो गया। RS कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ और ऑप्टिकली एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ और यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हमने मीजो कंपाउंड में पढ़ लिया कि कौन सा कंपाउंड मीजो होता है, क्या कुछ होता है। थैंक यू बच्चों।